दोस्तों, आइए फिर से आपका स्वागत है एक नए क्लास में। आज का लेक्चर यूनिट 4 का स्टार्टिंग है। ये जो लेक्चर है इसमें आपको, जैसा कि आप नाम देख सकते हैं, मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, उसका मतलब क्या हुआ? मटेरियल क्या होता है? कोई भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाना हो, बाइक बनाना हो, इंजन बनाना हो, टरबाइन बनाना हो, बॉयलर बनाना हो, कंडेंसर बनाना हो, कूलिंग प्लांट बनाना हो, आपको इवन घर में जो बर्तन यूज कर रहे हैं, जो गैस पे रखते हैं, वो बनाना हो, हॉट प्लेट बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, हर चीज के लिए अलग अलग जो इक्विपमेंट्स आप अपने आसपास देख सकते हैं, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी इंजीनियर ने कभी सोची होगी और उसके बाद उसको सोच करके उसमें किस हद तक कौन सा फोर्स लग रहा है, किसी में हीट एनर्जी लग रहा है। जैसे कि आप हॉट प्लेट पे, कोई हॉट प्लेट जो है घर में, इलेक्ट्रिक प्लेट जो होता है जिसपे गर्म करते हैं, हॉट प्लेट बोला जाता है उसको। उसमें जो तवा रखते हैं उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, कितना हीट ले सकता है। चाहे कोई बाइक है तो बाइक का जो टायर है, वो टायर में जो रबर लगा हुआ है वो कितना हीट पे कितना स्पीड तक जा सकता है। आपको बाइक का जो इंजन है, कितने हीट पे कितने ज्यादा गर्मी में वो इंजन एफिशिएंटली काम कर सकता है। आप ट्रेन देख लीजिए, शिप देख लीजिए, बस देख लीजिए, ट्रक देख लीजिए, हर जगह जो जो मटेरियल एक एक चीज यूज हुआ है, उसका टायर हो जाए, उसका हेडलाइट हो जाए, हेडलाइट में जो मटेरियल यूज किया हुआ हो, मेटल, वो हो जाए, जो गैस है वो हो जाए, तो सब कुछ एक मिला करके ना इंजीनियरिंग मटेरियल बोलते हैं इसको। और उन मटेरियल की मदद से, मान के चलिए लोहा है, लोहे से हम टैंक बना रहे हैं, कोई भी चीज का टैंक बना रहे हैं, बॉयलर बना रहे हैं स्टील से। अब स्टील को बॉयलर में कन्वर्ट करने के लिए उसको, ऐसा तो नहीं है कि स्टील का चदरा है उसको लाए, गोल कर दिए, सड़ासड़ एकदम वेल्डिंग कर दिया, हो गया काम, नहीं। तो यहां से अभी तक जो हम लोग इसके पहले पढ़े हैं वो ज्यादातर थियोरेटिकल पार्ट था थर्मोडायनेमिक्स का। थियोरेटिकल पार्ट मतलब उसका लॉज क्या है, उसका मेन यूज क्या है, जो थर्मल पावर प्लांट्स था, स्टीम टरबाइन देखे, बॉयलर देखे, आपको कंडेंसर देखे, वो सब चीज, वो थर्मल नहीं, वो अब कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं है, वो थियोरेटिकल पार्ट के साथ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट है। लेकिन यहाँ पे अब जो आ रहे हैं वो हम लोग टोटली प्रैक्टिकल पार्ट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी काम हो जो हम काम कर सकते हैं अलग अलग मशीन से, अलग अलग इक्विपमेंट से, वो उन इक्विपमेंट को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है, उन मटेरियल को कैसे क्लासिफाई करते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और उन प्रॉपर्टीज के मदद से हम कैसे उन मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद उसको कैसे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहां से वो इस चीज की स्टार्टिंग हो रही है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको थोड़ा जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें फॉर्मूला थोड़ा कम है और थ्योरी पार्ट थोड़ा ज्यादा है। आप एक बार भी पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में अगर आएगा, मैंने अगर समझा दिया, एग्जाम में अगर आ गया तो आप आसानी से उसका निवारण कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं यूनिट 4, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन यूनिट की स्टार्टिंग है। और ये वाला वीडियो हम बता रहे हैं, इसके बाद एक और वीडियो आएगा इसका, वो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी और एक बार में आसानी से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसको एक बार वीडियो देख करके जो इसमें नोट्स दिया होगा वो पढ़ लीजिएगा और फिर एक बार बुक से क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, आपका इजीली ये पार्ट कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वाला टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। मटेरियल एज इन मटेरियल क्या है सर, किस मटेरियल की बात कर रहे हैं? इसको, इस टॉपिक का नाम जो है उसको जनरली इंजीनियरिंग मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, अब इंजीनियरिंग मटेरियल है, जब इंजीनियरिंग चीज आ गया तो यहाँ पे सारा फिजिक्स का फिनोमेना होगा। आप फिजिक्स में जो हीट है, जो लोड है, अच्छा ठीक है, अब इंजीनियरिंग मटेरियल उसको बोल दिए हैं तो आप इंजीनियरिंग मटेरियल से एक चीज सोच सकते हो कि आप जितनी भी चीजें, आप कहीं बैठे हुए हैं, आप अपने आसपास देखिए, आपका फोन है, आपका टीवी है, आपका घर में जो मोटरसाइकिल है, कार है, इलेक्ट्रिसिटी पोल है, उसमें जो तार लगा हुआ है, चाहे ट्रांसफॉर्मर है, हर चीज कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंजीनियर कभी डिजाइन किया होगा उसको। और डिजाइनिंग के सोच, जब डिजाइनिंग करता है किसी भी चीज का तो उसमें सारे उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं कि उसमें क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो, अगर मान के चलिए कोई एक चीज हो, उसका 10 पॉजिटिव है, 2 निगेटिव है, तो वो हम लोग कंसिडर करेंगे, चलो ठीक है 2 ही निगेटिव है, वो कंसिडर हो सकता है। कोई एक चीज है, कोई दूसरा चीज है जो थोड़ा सस्ता है, लेकिन उसमें क्या है कि 2 पॉजिटिव है और बहुत सारा निगेटिव है, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि भाई
पैसा भी जरूरी है, सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आप कितना फोर्स उस पर अप्लाई करें और वो कितना फोर्स सह सके, या ह्यूमन कंडीशन या जनरल कंडीशन में जो भी रियल लाइफ में वर्ल्ड में दुनिया में काम हो रहा है उस काम के लिए उसको कितना फोर्स आप मान के चले फिजिकली लगा पाए, थर्मोडायनेमिकली लगा पाए, चाहे उसको लोड से लगा पाए, जैसा भी प्रेशर आप लगा के वो सस्टेन करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि पहला चीज क्या आता है, आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो पहला चीज क्या, भाई ड्यूरेबल होना चाहिए, लंबा चले। अब लंबा चलने के क्या, मटेरियल में ऐसा हार्डनेस, वैसा टफनेस, वैसा उसका मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सब कुछ देख करके इंजीनियर उसको डिजाइन किया होगा। लेकिन डिजाइन करने के साथ साथ सबसे बड़ा चीज आता है कि पैसा। अगर आपको दो प्रोडक्ट्स, मार्केट में दो प्रोडक्ट है, दोनों सेम प्रोडक्ट है, लेकिन एक का क्वालिटी ज्यादा अच्छा है, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए आप एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, दो फोन है, एक चाइनीज फोन है, एक एप्पल का फोन है। आदमी जिसके पास ज्यादा पैसा हो तो क्या करता है, एप्पल का फोन लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उसमें सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, ड्यूरेबल है, उसका इंफॉर्मेशन जो है सेफ है। बाकी एंड्रॉइड के फोन में भी सेफ है, लेकिन उतना ज्यादा सेफ नहीं माना जाता जितना एप्पल का है। लेकिन अब एक आदमी गया है मान के चलिए दुकान के पास, तो उसके पास दो दो प्रोडक्ट है, एक एप्पल का है, एक एंड्रॉइड का है। एप्पल वाला क्या है, वो लाख 1.5 लाख रुपए का मोबाइल है। एंड्रॉइड वाला क्या है, 30,000 में मिल जाएगा, 20,000 में मिल जाएगा, 10,000 में मिल जाएगा, 25,000 में मिल जाएगा, 50,000 में। आपके पास वेरिएशन है, तो आप जिस हिसाब से चाहिएगा उस हिसाब से एंड्रॉइड वाला खरीद लीजिएगा। लेकिन अगर कोई आदमी पैसा वाला है, उसका डेटा उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका सारा मतलब डॉक्यूमेंट उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सेफ्टी को ज्यादा बिलीव करता है और उसके पास पैसा है, तो वो एप्पल की तरफ जाएगा। तो हर आदमी का अपने अपने हिसाब से जरूरत होता है, और जरूरत के हिसाब से क्या होता है, उसमें पैसा लगता है। आप जितना ज्यादा पैसा किसी चीज में लगाइएगा उतना ज्यादा वो एफिशिएंट होता जाएगा। लेकिन हम लोग क्या ट्राई करते हैं इंजीनियरिंग में, कि कोई भी प्रोडक्ट बने उसमें पैसा कम से कम लगे और उसका यूजेज ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो। इसलिए इसका नाम ही दिया गया है इंजीनियरिंग मटेरियल, क्योंकि बहुत सोच समझ के कोई भी इक्विपमेंट बनाया जाता है। और इसीलिए मार्केट में एक प्रोडक्ट का 10-12 वैरायटी होता है, कोई एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं होता, 10-12 वैरायटी होता है कि आप जैसा चाहें उसमें जैसा पैसा लगाएं उस हिसाब का आपको क्वालिटी और उस हिसाब की क्वांटिटी आपको मिल पाए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। बढ़िया बात कर लिया हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में। अब देखिए इंजीनियरिंग मटेरियल है क्या, है ना, ये जो नाम दिया हुआ है इंजीनियरिंग मटेरियल, ये चीज क्या है, यही तो हम लोग देख रहे हैं। अबे ये क्या दिक्कत है इससे, हाँ चलिए यही हम लोग देख रहे हैं। तो इंजीनियरिंग में क्या होता है, कोई भी चीज, एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलिए कि एक ट्रेन का एग्जांपल ले लेते हैं। अब ट्रेन है तो उसको काफी स्पीड में चलना है, 100-150 की स्पीड पे चलना है। अब इंडिया में तो 100-150 से ज्यादा स्पीड पे चलने वाली ट्रेन है नहीं, मैक्सिमम वंदे भारत चलती है 180 के स्पीड में, वो भी हमेशा 180 पे नहीं चलती है, वो अपने जर्नी में किसी किसी पॉइंट पे 180 का स्पीड पकड़ती है। तो अब मान के चलिए छोटा सा एग्जाम्पल देने से थोड़ा क्लियर होगा कि अब उस ट्रेन को तेज चलना है, बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर। तो दो ट्रेन का ऑप्शन है आपके पास, दो बोगी का ऑप्शन है। एक बोगी में ऐसा है कि बहुत ज्यादा हैवी है, वो बोगी बहुत ज्यादा हैवी है, और एक बोगी जो है वो थोड़ा हल्का है। तो दोनों में से कौन सा बोगी आप चुनिएगा? अगर आप बोल रहे हैं भारी वाला, तो बाबू भारी वाला में क्या है ना, भारी वाला के साथ हमारे के पास एक दिक्कत है, क्योंकि इंजन जो है, जो डीजल इंजन है जो भी लगाएंगे, चाहे इलेक्ट्रिक इंजन है जो भी लगाएंगे, वो एक लेवल का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। टॉर्क मतलब खींचने की क्षमता, और आरपीएम होता है, बीएचपी जो होता है ब्रेक हॉर्स पावर, वो होता है कितना स्पीड इंजन जा सकता है, उसका जो पिस्टन है कितना तेजी में मूव सकता है। लेकिन टॉर्क जो है, टॉर्क होता है खींचने की क्षमता, वो कितना पीछे से अपने लोड को खींच सकता है। तो टॉर्क तो लिमिटेड है, तो आप क्या चाहिएगा कि कम से कम मतलब हल्का बोगी मिले तो ज्यादा फास्ट चले। अब दूसरा पॉइंट आएगा कि भाई हल्का तो है, लेकिन हल्का से क्या वो हवा में उड़ने लगे? नहीं, थोड़ा सा ज्यादा भारी हो, इतना भी हल्का नहीं हो कि ज्यादा तेजी में वो डिसबैलेंस हो जाए। लेकिन उस हल्कापन के साथ आपको क्या चाहिए, आपको उसकी ड्यूरेबिलिटी चाहिए। तो अब क्या हुआ है कि पहले जो आप अगर रेलवे स्टेशन गए होंगे, कभी ट्रेन में ट्रैवल किए होंगे, तो आप नोटिस किए होंगे दो टाइप की बोगी आती थी। एक ब्लू वाली बोगी आती थी, और एक आती है अब जो राजधानी या शताब्दी में रेड वाली बोगी आती है, और उसके बाद वंदे भारत में व्हाइट कलर की बोगी आ गई। तो सब बोगी का डिफरेंस है। वो जो ब्लू वाली बोगी है वो इंडिया में बनाई जाती है, शायद कपूरथला में। तो वो जो बोगी है वो स्टील की बनी होती है, स्टील का वुड का मिक्सचर होता है, तो वो ना बोगी थोड़ी हैवी है।
ठीक है। बोगी हैवी होने की वजह से क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा स्पीड नहीं चलती है, फिर उसका जो सस्पेंशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, उसकी वजह से आप अगर उस बोगी में चलिएगा, नेक्स्ट टाइम से ध्यान दीजिएगा, जब आप उस बोगी में चलिएगा तो आपको क्या होगा, वाइब्रेशन ज्यादा फील होगा, हल्का भी पटरी ऊपर नीचे होगा तो पूरा वाइब्रेशन फील होगा। वहीं आप रेड वाले पे अगर कभी आप राजधानी, शताब्दी, पूर्वा, संपूर्ण क्रांति इस टाइप के ट्रेन पे चढ़े होंगे जो रेड कलर की बोगी का है, तो वो क्या है, वो बोगी बन के आती है शायद जापान से। ठीक है, अब जापान से बन के आती है क्या, वो दूसरी चीज वो एल्यूमिनियम की बनी होती है। एल्यूमिनियम के बनने से क्या होता है कि वो थोड़ी सॉफ्ट, थोड़ी हल्की हो जाती है। हल्की होने से क्या होता है कि वो ज्यादा स्पीड में चल पाती है, और उसके चक्के में डिस्क ब्रेक लगा होता है, तो वो क्या होता है, वो ज्यादा स्पीड में चल पाती है, जल्दी रुक पाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वैज्ञानिक को ना बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस चीज में, कौन सा मटेरियल किस प्रोडक्ट के लिए डिजाइन में यूज किया जाए, ताकि उसकी स्ट्रेंथ भी बरकरार रहे, उसका उसका ड्यूरेबिलिटी भी बरकरार रहे। स्ट्रेंथ मतलब वो मजबूत भी रहे, ड्यूरेबल मतलब दो लंबे दिन तक चले, उसको बार बार उसमें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, सर्विसिंग आसानी से हो जाए, कुछ भी दिक्कत हुआ तो उसका पार्ट रिप्लेस अच्छे से हो जाए, उसके बाद वो कॉस्ट बेनिफिशियल हो। कॉस्ट बेनिफिट वाला दिक्कत सबसे ज्यादा बड़ा है कि वो थोड़ा कम पैसे में, थोड़ा एफिशिएंट पैसे में आ जाए। ठीक है, तो यही है पूरा पूरा इंजीनियरिंग मटेरियल का कॉन्सेप्ट कि इन इंजीनियरिंग डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग knowledge of material and their properties is very important because selection of material is necessary for getting desired function correctly for required necessity। इसमें क्या बोल रहा है इस टाइम में इतना में कि इंजीनियरिंग डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में आपको जो भी चीज का डिजाइन कर रहे हैं, जैसे आपको ट्रेन का एग्जांपल दिया अभी, जो भी चीज का आप डिजाइन कर रहे हैं उसमें कौन सा मटेरियल यूज होने वाला है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि भाई कौन सा मटेरियल है, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है। और जैसे कि हम लोग, ट्रेन चल रही है उसमें उतना सारा लोग है, उस एग्जांपल पे वापस आते हैं, अगर ट्रेन चल रही है उतना सारा लोग है, उस स्पीड में चल रही है, तो आप कोई हल्का मेटल कॉपर ऊपर का थोड़ी बना दीजिएगा उस ट्रेन को, नहीं, क्योंकि उसमें मजबूती ही नहीं रह पाएगी, वो उतना लोड ही विस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जैसी आपको जरूरत है, जैसी आवश्यकता है, उस हिसाब से आपको मटेरियल चूज करना पड़ेगा। फिर मटेरियल चूज करने के बाद, मटेरियल चूज कैसे होगा, उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब दो लड़का है क्लास में, ठीक है, एक लड़का है क्लास का टॉपर, ठीक है, और दूसरा लड़का है क्लास में जो फेल करता है। ठीक, अब आपको क्लास को कहीं रिप्रेजेंट करने जाना होगा कि भैया उसको आपके क्लास में से जो भी बेस्ट लड़का है वो रिप्रेजेंट करने जाए, मान के चलिए ओलंपियाड में जा रहा है और रिप्रेजेंट करने, ओलंपियाड में रिप्रेजेंट करने जाना, तो आप जो, आपको तो मटेरियल पता है ना कि मेरे क्लास में 40 बच्चा, तो उसमें सबसे ज्यादा तेज कौन है, सबसे ज्यादा तेज कौन, आप उसको उठाएगा, चाहो तुम ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करो, सबसे ज्यादा चांस उसका होगा भाई ओलंपियाड में अच्छा रिजल्ट लाने का, आपका स्कूल का नाम या क्लास का नाम रोशन करने का, आपका नाम रोशन करने का। लेकिन ऑन द सेकंड स्पॉट अगर आपको बोला जाए कि कहीं लड़ाई हो गई है, तो जो पढ़ने में तेज लड़का उसको आप थोड़ी भेजिएगा, जो लफुगिरी में है, जो अपना घूमता फिरता है दिन भर, अपना दोस्ती यारी कर रहा है, उसको भेजिएगा कि हाँ भाई तुम जाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ही क्लास में 40 बच्चे हैं, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स है, पीरियडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट है, बहुत सारे मेटल है, बहुत सारे नॉन मेटल है, लेकिन जरूरत के हिसाब से आप उसमें से पिक आउट करते हैं कि अच्छा ये वाला चीज हमको चाहिए, अच्छा ये वाला चीज हमको इस जरूरत के लिए चाहिए। तो वही पूरा कॉन्सेप्ट है इंजीनियरिंग डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए मैकेनिकल में इंजीनियरिंग मटेरियल जो है ना, इंजीनियरिंग मटेरियल यहाँ पे मैकेनिकल का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सारा इंजीनियरिंग का वो आ जाएगा। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मटेरियल आर अ ग्रुप ऑफ मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैन मेड स्ट्रक्चर। मैन मेड स्ट्रक्चर बिल्डिंग हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है, बेड हो सकता है, टेबल हो सकता है, जो भी चीज बना रहे हैं वो सब मैन मेड स्ट्रक्चर है। एंड कंपोनेंट्स, इंजन हो गया, अगर ट्रेन का डब्बा देख रहे हैं तो उसका चक्का हो गया, उसका शॉकर हो गया, जो स्लीपर बेड लगा रहता है वो हो गया, जमीन हो गया, ऊपर लेटने वाला जो लोहा लगा रहता है वो हो गया, सब कुछ का कंपोनेंट हो जाएगा डब्बा का। द मेन फंक्शन ऑफ दिस मटेरियल, देखिए जो मेन फंक्शन इस मटेरियल का इज टू कोप अप मतलब उसको हैंडल करना विथ अप्लाइड लोड, जो भी लोड अप्लाई हो रहा है, या वो गर्मी का लोड हो, या वो फोर्स आदमी का लोड हो, या वो स्पीड का लोड हो, यहाँ पे लोड विदाउट फेलियर, बिना फेलियर के हैं। अलोंग विथ इट कम्स इट्स कॉस्टिंग, उसका यहाँ पे क्या आता है, और ये भी चीज कि जो मटेरियल आप ले रहे हैं उसका कैसा कॉस्टिंग, उसका कितना महंगा पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कि बहुत अगर ऐसा है कि कोई चीज सस्ता है लेकिन आपको उसको 4-5 हजार किलोमीटर दूर से मंगवाना पड़ रहा है,
तो वो बेकार चीज है। कोई भी चीज आपका थोड़ा महंगा लेकिन हल्का नजदीक 100 किलोमीटर से मंगवाना है, ट्रांसपोर्टेशन पे सबसे ज्यादा खर्चा होता है। कोई भी चीज को आप हमारे देश में जो सबसे ज्यादा ये होता है ना खर्चा, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा जो खर्चा है वो किसमें है? ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। कोई भी चीज को लाना ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन का जो होता है ना, ट्रक से देखते हैं ट्रक में भर के सामान जा रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा खर्चा है। इसलिए चाहते हैं कि कोई भी चीज पहले तो कॉस्टिंग कितना महंगा है नहीं है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, वो ज्यादा दूर से ना आना पड़े, दूर से लाएगा आदमी तो दूर से लाने पे क्या सीन होगा कि उसमें पैसा ज्यादा लग जाएगा, तो बात बराबर ही महंगा हो ही जाएगा। एंड द प्रॉब्लम ऑफ ब्रिंगिंग टू द डिजायर्ड स्टेट, जहां पे आप अगर मान के चलिए लोहा आपको गलाना है, चाहे आपको बोल दिया कि कोई ऐसा मेटल चाहिए जिसको बार बार गलाना है और बार बार गला करके उसको मोल्डिंग करना है, चाहे उसका सोल्डरिंग करना है, चाहे उसका वेल्डिंग करना है, तो आप ऐसा मटेरियल देखिएगा, मेटल देखिएगा जो कि थोड़ा सख्त हो लेकिन साथ में उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम हो। ऐसा थोड़ी देखिएगा जो सख्त भी है मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे ब्रिंगिंग इट टू द डिजायर्ड स्टेट, मतलब अगर उसको मोल्ड पिघला के यूज करना है तो पिघल जाए, अच्छे से जल्दी पिघल जाए, वेल्ड करना है तो जल्दी वेल्डिंग हो जाए, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, कॉपर एलॉय एक्सेट्रा, ठीक है। और इंजीनियरिंग मटेरियल को जो ना दो पार्ट में बांटा गया है। पहले तो मेटल, ये सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है, दूसरा नॉन मेटल। और ज्यादातर टाइम हम लोग यहाँ मेटल पे ही देंगे क्योंकि ये मेन है नॉन मेटल वाला, तो आगे भी देख लेंगे, ठीक है। अब मेटल का जो पार्ट है, मेटल में दो है, मेटल में एक है फेरस और एक है नॉन फेरस। फेरस मतलब जिसमें Fe होगा, सॉरी मेटल जो है, मेटल एंड इट्स अलॉयज आना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ मेटल है तो उसमें अब फेरस और नॉन फेरस नहीं कर, मेटल एंड इट्स अलॉयज और नॉन मेटल एंड इट्स अलॉयज, ठीक है। अब फेरस एंड इट्स अलॉयज में क्या है? जिसमें भी लोहा का यूज हो वो फेरस मेटल्स कहलाएगा, जिसमें भी लोहा का नहीं यूज हो फेरस नॉन फेरस अलॉयज कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंजीनियर को सब कुछ पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज के बारे में, जो भी मटेरियल उसके पास है उसका यूजेस क्या क्या है। जनरली मेटल को क्या होता है? मेटल, फेरस एंड नॉन फेरस एंड नॉन मेटल। यहाँ पे मेटल एंड अलॉयज होगा, मेटल्स एंड अलॉयज, फेरस एंड नॉन फेरस और नॉन मेटल एंड इट्स अलॉयज, ठीक है। बढ़िया, आइए यहां पे देखिए, ये मेटल है, ये क्या है? ये मेटल है, ये सेरामिक है। सेरामिक मतलब जो मोल्डिंग यूज होता है, पॉलीमर है, पॉलीमर आप सुनोगे जैसे पॉलीथीन होता है, बहुत सारा छोटा मॉलिक्यूल्स मिला के एक चेन बनाता है, जो उसको पॉलीमर बोलते हैं। पॉली और मर, पॉली मतलब बहुत सारा, मर मतलब मॉलिक्यूल्स, मतलब एक कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का बहुत सारा पार्ट का चेन बन गया हो। जैसे कि ये आपको बताते हैं, पॉलीथीन हो गया, पॉलीविनिल क्लोराइड हो गया, जो पीवीसी पाइप यूज करते हैं वो भी एक पॉलीमर है। फिर आपको बेकालाइट हो गया, जो केवलार यूज करते हैं। कभी आप देखे होंगे जो आर्मी वार्मी में रहता है, वो फाइट करने जाता है तो जो बुलेट प्रूफ जैकेट रहता है वो केवलार बोलते हैं। केवलार किसका बना होता है? बेकेलाइट का। बेकेलाइट भी पॉलीविनिल क्लोराइड और किसी एक चीज का पॉलीमर है, ठीक है। कंपोजिट देख लेंगे, फिर सेमीकंडक्टर पता ही है, जो भी मेटल या नॉन मेटल के बीच में प्रॉपर्टी शो करता है, जो कंडक्शन, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करता है लेकिन वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में समवेयर लाई करता है। उससे क्या होता है कि सेमीकंडक्टर है। अब आपको सेमीकंडक्टर क्यों यूज करना पड़ा? सेमीकंडक्टर ज्यादातर कहाँ यूज होता है? चिप बनाने में, आपको सर्किट बनाने में, ये सब चीज में। तो सेमीकंडक्टर का यूज क्या होगा? अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा कंडक्शन चाहिए तो थोड़ा टेम्परेचर घटा दीजिए, थोड़ा कम चाहिए तो टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, मतलब आप अपने हिसाब से उसका कंडक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं। तो इसका सेमीकंडक्टर यूज। और बायो और एडवांस हम लोग आगे देखेंगे, इसका उतना जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी सब चीज का जरूरत है। ये सब इंजीनियरिंग मटेरियल का पार्ट है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्या देखते हैं, देखिए पहले तो मेटल। अब मेटल को भी बताने का जरूरत पड़ना चाहिए कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। मेटल वो चीज है जो
पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट है ना, उसमें उनमें से मेटल वो सब एलिमेंट हैं जो पोजेस करते हैं। क्या पोजेस करते हैं? इनके पास क्या होता है? लस्टर। लस्टर मतलब चमक। चमक बोले तो पॉलिश करने के बाद ठीक है। जब चमक कब होगा? जब पॉलिश कर लीजिएगा। अब कोई भी मेटल उसको पॉलिश करेगा तो शाइन आ जाता है, चमक आ जाता है। इसलिए मेटल वो चीजें हैं जिनके पास लस्टर हो, चमक हो, स्ट्रेंथ हो, थोड़ा ताकतवर हो, कंडक्टिविटी हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का कंडक्शन अच्छे से होता हो। कंडक्टिविटी क्यों होता हो? क्योंकि जो डीमोरलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डीमोरलाइज्ड बोले तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होता है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट जो वो होता है, शेल होता है, उसमें या तो एक, या तो दो, या तो तीन, मैक्सिमम तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि चाहते हैं कि अब हमको परफेक्ट स्टेबल हो जाना है, तो वो एक, दो, तीन जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने अपने शेल से बाहर निकल जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों कंडक्ट करते हैं। ठीक है। और ओपेक टू विजिबल लाइट मतलब लाइट अगर आ रहा है, जैसे हाथ है, लाइट इसके पास नहीं करेगा, तो ये ओपेक नहीं, ये मेटल नहीं है, लेकिन मेटल का वो एक खासियत है। ये सारी खासियतों को मिल करके मेटल बनता है। एग्जांपल में क्या? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, लीड, टिन एक्सेट्रा। अब देखिए, मेटल इन इंजीनियरिंग, ट्रेड्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्दर डिवाइडेड इनटू, मेटल को आगे डिवाइड किया गया है इंजीनियरिंग के पढ़ाई के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए दो पार्ट्स में। एक है फेरस मेटल्स एंड देयर अलॉयज। पहले तो फेरस मेटल्स एंड देयर अलॉयज, एक नॉन फेरस मेटल्स एंड देयर अलॉयज। फेरस मेटल वो हो गया जिसमें कि कहीं ना कहीं आयरन का यूज हो। सबसे पहली बात, आयरन को यूज, इसको अलग क्यों बनाया गया फेरस मेटल को? क्योंकि आयरन जो है ना, आयरन के पास एक बहुत बड़ी ताकत है। वो क्या है? वो उसका स्ट्रेंथ। लोहा जो होता है ना, लोहा बोलता नहीं, लोहा लोहे को काटता है, तो लोहा, इसलिए ये लोकोक्ति भी सब भी इसलिए बने क्योंकि लोहा में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ताकतवर है लोहा। लेकिन लोहा में इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है कि वो कभी टूट सकता है, ज्यादा फोर्स दीजिए तो इतना ज्यादा टाइप। अब देखिए एग्जांपल में बताते हैं। कोई भी इंसान को, चाहे किसी भी चीज को बोला कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अगर वो चीज फ्लेक्सिबल नहीं है तो उस पर एक हथौड़ी मारिएगा टूट जाएगा, चाहे इंसान हो चाहे मेटल हो। तो हथौड़ी मारने का मतलब सिचुएशन हो गया। ठीक है। तो फेरस मेटल इसलिए बनाया गया क्योंकि फेरस जो है सबसे ज्यादा, इंजीनियरिंग में कोई भी मेटल अगर सबसे ज्यादा यूज होता है एलॉय के फॉर्म में भी, तो वो है आयरन, फेरस जिसको बोलते हैं, और उसका एलॉय। और इसका एग्जांपल देखिए, कास्ट आयरन हो गया, रॉट आयरन हो गया, लो स्टील कार्बन और माइल्ड स्टील हो गया, लो स्टील कार्बन और माइल्ड स्टील हो गया। हाँ, लो स्टील कार्बन और माइल्ड स्टील हो गया। ठीक है। और हाई स्टील कार्बन, हाई कार्बन स्टील और हार्ड स्टील हो गया। माइल्ड स्टील, हार्ड स्टील। ठीक है, ये हो गया। स्टील का भी देखेंगे थोड़ा बहुत। नॉन फेरस मेटल एंड देयर अलॉयज, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया, लीड हो गया, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये दोनों अलॉय है। गन मेटल हो गया, नहीं गन मेटल तो वो है, फेरस है। आपको ड्यूरालुमिन हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है। अब एलॉय क्या है सर? अलॉय एक मिक्सचर है, एक होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि एक टब में अगर एक अलॉय बना हुआ है, तो चाहे आप उसका प्रोपोर्शन ऊपर से उठाइए, चाहे हाथ डाल के अंदर घुसा के निकालिए, चाहे इधर निकालिए, चाहे दाएं चाहे बाएं, कहीं भी निकालिएगा, तो वो एक परमानेंट कॉम्पोजिशन देगा। कहीं ऐसा नहीं होगा कहीं पे कॉम्पोजिशन यहाँ पे दूसरा होगा और नीचे दूसरा होगा, लेफ्ट में दूसरा होगा, राइट में दूसरा होगा, सब जगह सेम होगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर है। Alloys are an intimate mixture with metallic properties and is composed of two or more elements, at least one of that is metal। ठीक है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर यहाँ पे भी अलॉय लिखा हुआ है, नॉन फेरस अलॉय, यहाँ पे भी अलॉय लिखा हुआ है और यहाँ पे भी अलॉय लिखा हुआ है। तो अलॉय का मतलब ही होता है एक या एक से अधिक चीजों का मिश्रण, जो कि मेटल या नॉन मेटल, लेकिन उसमें से एक पार्टिकुलर चीज मेटल होना चाहिए, तभी वो अलॉय कहलाएगा। और क्यों यूज करते हैं? क्योंकि किसी एक चीज के प्रॉपर्टी से वो जरूरत नहीं पूरी हो पा रही, तो दो चीज मिला के देखें तो
क्या पता दो चीज से पूरी हो, तीन चीज मिला के देखें तो क्या पता उससे पूरी हो जाए। तो जैसे जैसे उन चीजों को मिला करके एक्सपेरिमेंट के बाद देखा गया कि भाई दो चीजें मिला रहे हैं, आयरन मान लीजिए 80%, कॉपर उसमें 20% मिला दिए, तो उसमें कुछ अलग टाइप का प्रॉपर्टी आ गया, कुछ अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी आयरन का ही दिखाने लगा। तो वो जो और वो प्रॉपर्टी का जरूरत है इक्विपमेंट बनाने में, किसी टाइप का इक्विपमेंट उसको बनाने में, तो हम लोग वो वाला चीज यूज करते हैं। इसीलिए एलॉय का बहुत ज्यादा महत्व है अपने इंजीनियरिंग साइंस में। ठीक है, देख लीजिए। हाँ, ये अलॉय क्यों यूज होता है इसके बारे में लिखा हुआ है, ये एक बार पढ़ लेते हैं। प्योर मेटल्स आर जनरली टू सॉफ्ट। प्योर मेटल जो है वो कभी कभी होता है क्या, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और वीक होते हैं। किस चीज के लिए, जो भी कॉमर्शियल एप्लीकेशन है उस चीज के लिए। ठीक है, तो जब इसको अलॉय किया था, बाय अलॉइंग अ प्योर मेटल इन प्रॉपर प्रोपोर्शन विद अदर मेटल और नॉन मेटल, डिजायरेबल मैकेनिकल एंड अदर प्रॉपर्टीज कैन बी डेवलप्ड इन द मटेरियल। ये क्या बोल रहा है कि जनरली जो मेटल हम लोग यूज करते हैं, वो जो जिसका हमें काम है, वो क्या होता है, कभी कभी बहुत वीक होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, जो कि कॉमर्शियल पर्पस में यूज नहीं हो सकता है, चाहे कंस्ट्रक्शन के पर्पस में यूज नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि उसको अलॉय बना देंगे। अलॉय बना देंगे कैसे, एक या एक से अधिक चीजों से उसको मिलाएंगे कुछ फिक्स प्रोपोर्शन में, कुछ फिक्स रेशियो में, और उसके बाद उसमें जो है प्रॉपर्टी अच्छी दिखने लगेगी, जो कि हम लोग को चाहिए। तो हम लोग ऐसा करने के बाद अलॉय के पास पहुंचते हैं। जैसे कि एग्जांपल में क्या, बहुत अच्छा एग्जांपल स्टील का। स्टील बीइंग एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन इज स्ट्रॉन्गर देन प्योर आयरन। स्टील अलॉय है आयरन, कार्बन, निकल, ये सब सबका, लेकिन मेन आयरन और कार्बन है, मेन आयरन कार्बन है। ठीक है, आयरन कार्बन निकल भी होता है स्टील में, लेकिन मेन क्या है, आयरन और कार्बन। तो आयरन और कार्बन है, लेकिन वो आयरन से ना ज्यादा ताकतवर है, आयरन से ज्यादा ताकतवर है, एंड ऑल्सो बी हीट ट्रीटेड टू प्रोड्यूस डिजायरेबल मैकेनिकल प्रॉपर्टी। उसमें क्या है कि आप स्टील को गर्म करके उसमें थोड़ा सा निकल और डाल दीजिएगा, जैसे हल्का निकल डाले तो हल्का फ्लेक्सिबल हो गया, थोड़ा और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो थोड़ा और फ्लेक्सिबल डाले और फ्लेक्सिबल हो गया। तो उसमें क्या अलग अलग प्रोपोर्शन में थोड़ा थोड़ा और स्टील, आयरन कार्बन मिला के स्टील बन गया। उसको थोड़ा अगर चाह रहे हैं कि फ्लेक्सिबल बनाना, तो थोड़ा सा उसमें गर्म किए, थोड़ा सा निकल डाल दिए, थोड़ा सा निकल डाल दिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया। ठीक है, यही सब। देयरफॉर अलॉयज आर मोर वाइडली यूज्ड इन इंजीनियरिंग मटेरियल देन प्योर मेटल। प्योर मेटल से ज्यादा अलॉय का यूज होता है इंजीनियरिंग मटेरियल में। Alloys are preferable to pure metals in the following respect। इस सब रेस्पेक्ट में alloy जो है बाकी सब मेटल से ज्यादा यूज होता है, प्रेफरेबल है, प्रेफर किया जाता है। पहले alloys are stronger than pure metal, प्योर मेटल से स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो कास्टिंग जल्दी हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, ये हार्डर है, ज्यादा ड्यूरेबल है, ज्यादा दिन तक चलता है, जल्दी टूटता नहीं है। फिर सबसे बड़ा बात, ये रेजिस्ट द एक्शन ऑफ एयर एंड एसिड मोर देन प्योर मेटल। अब मेटल जो है हवा में भी बारिश जो हो रहा है उसमें SO2 NO2 मिला के, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला करके एसिड रेन होता है। तो कहीं भी कोई भी इक्विपमेंट है ना, वो सेफ नहीं है, तो उसको एसिड से, उसको पानी से, एयर से, हवा से, ये सब चीज से थोड़ा रेजिस्ट करके रखना पड़ेगा। लेकिन मेटल जो है ना, मेटल में कोरोजन आ जाता है। कोई भी प्योर मेटल हो, लोहा हो, कॉपर हो, सब में कोरोजन आ जाता है, तो इसलिए अलॉय लगाया जाता है। अलॉय में सबसे अच्छी एक और खासियत है कि ये कोरोड नहीं होता, और ये ज्यादा रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। जब इलेक्ट्रिसिटी का आपको रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस का यूज क्या है, रेजिस्टेंस का यूज है, रेजिस्टेंस का यूज है हीट जनरेट करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो जब ज्यादा हीट, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा हीट, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, जो कि जरूरत पड़ता है हमें नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस भी ज्यादा देता है। और यहाँ पे अलॉय का कुछ एग्जांपल है जो शायद आपको एग्जाम में भी आगे काम आ सकता है। ब्रास ब्रोंज सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉपर जिंक है, ये 80 या 20 होता है, या 60 या 40 कुछ अच्छा। तो सबका जो प्रोपोर्शन है ना, ये कॉम्पोजिशन जो है इन सब अलॉय का, वो कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं हो सकता है। चेंज होगा तो उसका नाम बदल जाएगा। ठीक है, नाम बदल जाएगा और प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। ये कांस्टेंट है कॉम्पोजिशन। ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, सोल्डर हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, गन मेटल हो गया, डुरालमिन हो गया। डुरालमिन देखिए, डुरालमिन बोल रहे थे ना, नॉन फेरस है, नॉन फेरस है, और ये एयरक्राफ्ट के बॉडी में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि एयरक्राफ्ट की बॉडी मजबूत भी रहे और बहुत हल्की भी रहे, ताकि हवा में आराम से उड़ सके।
फिर मैग्नीशियम का यूज कहाँ है, किचन वेयर में। स्टील का यूज कहाँ, स्टील का तो खैर यूज है। ये सोल्डर भी इंपॉर्टेंट है, सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, ठीक है। ब्रोंज कहाँ, स्टैचू और मेडल में यूज होगा। फिर आपको स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होगा। जर्मन सिल्वर आर्टिफिशियल ज्वेलरी में होगा। तो ये सब चीजें हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब हम लोग इतना जो बात की है कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटल कैसे पता करते हैं, नॉन मेटल कैसे पता करते हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो सब डिपेंड करेगा आपकी प्रॉपर्टी पे। तो प्रॉपर्टी जो है, जो प्रॉपर्टी है इंजीनियरिंग में चाहे साइंस में किसी भी मटेरियल का, वो 5 टाइप से डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है, 5 टाइप से डिवाइडेड है, ठीक है। 5 टाइप से डिवाइडेड कैसे है, पहले तो फिजिकल। फिजिकल वो चीज होता है जो दिखता है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल बोले तो जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर एक्सेट्रा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर। मेटल के बारे में बताते हैं, मेटल जनरली डार्क कलर का होता है। मोस्ट ऑफ द मेटल जो है डार्क कलर का। आयरन भी देखिए डार्क कलर का, कॉपर देखिए डार्क कलर का, तो रेडिश ब्राउनिश कलर का होता है मेटल। व्हाइट थोड़ा कम मिलेगा आपको, ठीक है। फिर मैकेनिकल, मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि मैकेनिकल शब्द मैकेनिकल पढ़ते तो क्या होता है, स्ट्रेस पड़ता है। स्ट्रेस मतलब लोड। तो इसमें क्या है मैकेनिकल में, कि जो भी प्रॉपर्टी, जब हम इस पे कोई फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, लोड लगाते हैं, तब जो प्रॉपर्टी दिखाता है ना, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आता है। फिर थर्मल, थर्मल मतलब गर्मी के हिसाब से क्या प्रॉपर्टी दिखाएगा। इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं। फिर मैग्नेटिक मतलब वो चुंबक की तरह काम कर सकता है कि नहीं, ठीक है। ऑल दीज प्रॉपर्टीज स्पेसिफाइड, जो भी प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई की हुई हैं, वो फुलफिल करेंगे क्या, द रिक्वायरमेंट ऑफ नीड ऑफ काइंड ऑफ मशीन और इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का जैसा काइंड है, जैसा रिक्वायरमेंट है, वैसा। मान के चलिए शिप चाहिए, शिप को क्या हो, शिप हल्का होना चाहिए, पानी में उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होना चाहिए, ताकि पानी में वो ऊपर की तरफ ये रहे, फ्लोट करता रहे। फिर आपको मजबूती चाहिए, आपको हल्का चाहिए, आपको मजबूती चाहिए। तो ये सारा फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, इन सब प्रॉपर्टीज में से छान करके जो भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है वो प्रॉपर्टी देखा जाता है। उसके बाद भी देखा जाता है अच्छा ये मेटल है, फिर मेटल को छाटा जाता है कि ये सब मेटल है, ये सब एलॉयज है, इनमें से कौन एलॉय बेस्ट सूटेड है, इनमें से कौन मेटल बेस्ट सूटेड है, ये सब देखा जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मेनली कौन कौन से होते हैं। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर और अपॉन डेंसिटी ऑफ जो भी डिजायर्ड मेटल है या नॉन मेटल है, ये होता है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये Hg से डिनोट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस मतलब डेंसिटी का है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे भी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये सब कट जाएगा, डेंसिटी डायमेंशन कुछ बचेगा नहीं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डायमेंशनलेस मेजर ऑफ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। चलिए ये डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस ऊपर होगा, यहाँ पे एक छोटा सा गलती हो गया है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये जनरली ये जो Hg है ना, ये 0 से 1 के बीच में आएगा। जब 1 आएगा तो ये पानी और इसका डेंसिटी सेम हो जाएगा, जब 0 आएगा तो वो पानी के अंदर चला जाएगा, मतलब फ्लोट नहीं कर पाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी डायमेंशनलेस मेजर ऑफ, ये हो गया। अब आ जाते हैं हाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी पे देखिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए पानी का डेंसिटी सब तो बोलेंगे सर डेंसिटी तो सर अलग अलग समय पे अलग अलग हो जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग टेम्परेचर पे डेंसिटी चेंज हो जाएगा। तो जब हम लोग सॉलिड और लिक्विड देखते हैं तो पानी का डेंसिटी कब देखते हैं, जब वो 4 डिग्री सी होता है। 4 डिग्री सी मतलब सबसे ज्यादा डेंस होता है पानी इसी टाइम पे, ठीक है।
4 डिग्री सी पे पानी का डेंसिटी देखते हैं, लेकिन अगर गैस का देखेंगे तो वो डेंसिटी देखेंगे रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। फिर आ जाएगा स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या है? द हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिफर फ्रॉम अदर मटेरियल, द मेजर ऑफ हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक मतलब किस कोई एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो चीज है। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक वर्ड मतलब स्पेशल से आता है। स्पेसिफिक मतलब कोई पार्टिकुलर अमाउंट का जो चीज है उसमें गर्मी कितना दे रहे हैं और कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट क्या है कि 1 ग्राम का सामान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड है, उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 ग्राम को बढ़ाने के लिए 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितना भी एनर्जी का जरूरत है, जितना भी हीट का जरूरत है, उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। इसके बाद फ्यूजन और फ्यूजिबिलिटी और फ्लूइडिटी। इसका मतलब फ्यूज मतलब क्या होता है? फ्यूज मतलब फ्यूज मतलब होता है कि दो चीज में फ्यूजिबिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब वो दो चीज एक दूसरे से मिक्स बहुत आसानी से हो जाता है। मिक्स कब करेंगे? जब उसको गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे, ऐसे रख दीजिएगा एक दूसरे के ऊपर तो मिक्स नहीं होगा। तो फ्यूजिबिलिटी क्या है? इट इज द मेजर द ईज विथ विच, कितनी आसानी से कोई मेटल है जो मेल्ट करेगा। पहले तो मेटल को मेल्ट करा के फ्यूज किया जाएगा हीट के साथ, उसके बाद बॉन्ड बनाएगा and bonds with another without losing its chemical activity ability। मतलब केमिकल एबिलिटी भी जरूरी है। केमिकल एबिलिटी क्या हो जाएगा? कितना अच्छा बॉन्ड बनाता है। केमिकल एबिलिटी हो गया कि रस्टिंग करता है कि नहीं करता है। केमिकल एबिलिटी हो गया कि वो और भी जो कंपाउंड्स बना रहा है वो अब बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो अपना केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो लूज नहीं करे, और उसके बाद वो दूसरे एलिमेंट के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि हम लोग को दोनों का, अगर दो मेटल या दो से ज्यादा मेटल का काम है तो दोनों आपस में जुड़ जाए, फ्यूज हो जाए और अच्छे से उसका रिजल्ट हम लोग देख सकें। इसमें एग्जांपल क्या है? एक सोल्डर है। सोल्डर इज अ हाई फ्यूजिबल मटेरियल। सोल्डर जो था वहां पे हम लोग एलॉय में देखे थे, वो यूज होता था इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में। आप जब इलेक्ट्रिक अप्लायंस के दुकान पे जाइएगा ना, तो लोग सोल्डरिंग मशीन रखता है, जिसको जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड रहता है उसको ऐसे डालता है तो पिघल जाता है, तुरंत पिघल जाता है। वो सोल्डर ही होता है। वो सोल्डर ही होता है जो गर्म करने से तुरंत पिघल जाता है और इजिली इलेक्ट्रिक कनेक्शन बन पाता है। तो क्या लिखा हुआ है? इट मींस द ईज विथ विच मेटल मेल्ट्स विथ हीट and bonds with another without losing its chemical abilities. As for example, solder is a high fusible material. Electric connection on a circuit board से बनाने में आसानी होगा। It is a major factor while casting. कास्टिंग जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, मेटल कास्टिंग, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कास्टिंग में भी मेटल को हम लोग पिघला कर यूज करते हैं। अब देखिए एक बात बताइए, जब हम लोग लोहा को कार्बन से मिलाएंगे तो स्टील बनेगा, तो पहले लोहा को पिघलाएंगे उसके बाद कार्बन से मिलाएंगे, तो वो भी काइंड ऑफ फ्यूजन ही है। समझ गए? ठीक, आइए वेल्डेबिलिटी पे आते हैं। वेल्डेबिलिटी क्या है? वेल्डेबिलिटी है जॉइनिंग एबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल टू वेल्ड विद सिमिलर मटेरियल यूजिंग हीट और प्रेशर और बोथ हीट और प्रेशर क्रिएट्स स्ट्रांग परमानेंट जॉइंट एंड इज यूज्ड। देखिए यहाँ पे क्या था ना कि दो मेटल को मिला रहे थे एक दूसरे में, लेकिन वेल्डिंग में नहीं। वेल्डिंग में क्या है? दोनों को एक दूसरे से जोड़ना है, चाहे एक ही दो मेटल है, दो मेटल को जोड़ना हो, ठीक है। वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, बहुत सारा वेल्डिंग है। वेल्डिंग भी आप लोग को पढ़ना है अगला यूनिट में। तो हमें वेल्डेबिलिटी क्या है? वेल्डेबिलिटी मतलब एक मेटल दूसरे मेटल के साथ पिघल के जुड़ जाए, या फिर एक मेटल सेम मेटल के साथ पिघल के जुड़ जाए। यहाँ पे क्या था? ये दोनों फ्यूज हो जाए। फ्यूज हो जाए मतलब एक दूसरे में घुस गया है, पूरा अच्छे से कॉम्पोजिशन बन गया है, ठीक है। एलॉय बनाने का भी तरीका यही है, फ्यूजिबिलिटी फ्लूइडिटी से। लेकिन वेल्डिंग में क्या है कि दो अलग अलग पत्ती है, मान लीजिए लोहा का, दोनों को कनेक्ट करना है। एक लोहा का है, एक ब्रास का है, वो दोनों को कनेक्ट करना है। दो एल्यूमिनियम का है, वो दोनों को कनेक्ट करना है, तो वो वेल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो वेल्डिंग क्या है? वेल्डेबिलिटी और जॉइनेबिलिटी। Weldability या joinability is the ability of any material to weld with similar type of material, similar शो करता है आपको, वो ये क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी शो करता है, उसको हीट और प्रेशर के साथ दोनों जोड़ा जाए तो वो एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट जॉइंट बनाएगा, बहुत ही परमानेंट जॉइंट बनाएगा। और इज यूज्ड मेनली इन सेक्टर्स सच एज
एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, शिप बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, ये हर जगह पे आपको एरोप्लेन है तो वहां पे जो ड्यूरालुमिन का चदरा है उसको मिलाना, उसके ऊपर सीट रखना, फिर आगे पंखी जोड़ना, सब कुछ में तो वेल्डिंग का जरूरत है। ही है, वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसलिए हम लोग को पढ़ना भी है वेल्डिंग। फिर आ जाएंगे इलास्टिसिटी पे। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिक मतलब आप क्या समझेंगे? रबर। रबर क्या है? ऐसे रबर है, रबर को खींचे छोड़ दिए फिर उसी साइज में आ गया। अगर ऐसे छील के छोड़ दिया उसी साइज पे रह गया तो प्लास्टिक हो गया, और इसको छोड़े अब फिर से उसी साइज में आ गया तो इलास्टिक हो गया। तो इलास्टिक मतलब होता है कि एक बार हम लोग उसको कुछ डिफॉर्म किए किसी फोर्स को लगा करके और फिर उसे अपने शेप में वापस आ जाए तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। और वो प्रॉपर्टी जिसमें कि हम लोग उसको खींचे और फिर अपना डायमेंशन चेंज कर दिए, उसके बाद वो डायमेंशन चेंज हो गया तो फिर वहीं का वहीं रह गया, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। चलिए, इलास्टिसिटी क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by the virtue of it retains its original shape and size once the load or force is removed। मतलब अपना ओरिजिनल साइज और शेप वो रीगेन करता है, वापस आ जाता है उसमें जब उसमें फोर्स या लोड हटाया जाता है। इफ द बॉडी, अगर बॉडी आ जाता है बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्मेट, इट इज कंप्लीटली इलास्टिक एंड एल्स इट इज रिजिड और इन इलास्टिक। अगर वो वापस आ जाएगा सेम शेप में तो इलास्टिक है कंप्लीटली, या रिजिड या इलास्टिक है। लेकिन परफेक्टली, ये चीज याद रखिएगा, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल कोई भी नहीं मौजूद है, कोई भी नहीं है जो परफेक्टली इलास्टिक है, कुछ ना कुछ उसमें प्लास्टिसिटी होता ही होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं प्लास्टिसिटी पे। प्लास्टिसिटी क्या है? प्रॉपर्टी दैट इनेबल्स द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये देखिए, परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब परमानेंट चेंज आ गया है। जब आप उसे लोड लगा है, मान के चलिए एक पट्टा रखा हुआ है ब्रास का, कॉपर का रखा हुआ, आप उसमें कूद रहे तो थोड़ा सा धस गया अंदर, लेकिन धसने के बाद वो अपने जगह पे नहीं आया तो क्या प्लास्टिक है। इट इनेबल्स द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन इन अ मटेरियल। इट इज द रिवर्स ऑफ इलास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी का रिवर्स है। A plastic material will retain the exactly same shape and size as it was in the deformed stage of when the load was applied। जब लोड अप्लाई किया गया उसके बाद उसमें डिफॉर्मेशन आया और उसमें डिफॉर्मेशन के बाद वहीं का वहीं रह गया तो उसको बोलेंगे हम लोग प्लास्टिसिटी। चलिए, यहाँ पे क्या, अपॉन सर्टेन लिमिट मटेरियल्स बिहेव, अपॉन सर्टेन लिमिट, किसी लिमिट के बाद मटेरियल जो है बिहेव करता है इलास्टिक, बट बियॉन्ड दे आर अनएबल टू रिगेन देयर ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब क्या है कि कभी कभी किसी लिमिट तक, किसी टेम्परेचर, किसी प्रेशर तक जो मेटल है, कोई भी मेटल, वो वापस अपने फॉर्मेशन पे आ जाएगा, लेकिन एक ज्यादा प्रेशर, ज्यादा टेम्परेचर के बाद वो वापस अपने डायमेंशन पे नहीं आ पाएगा। वो हम लोग सब देख रहे थे फिजिकल। अब आ जाते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे। इस पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से पहला क्या है? स्ट्रेंथ। ये पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बुक से उठा लिए हैं, टाइम कम था इसलिए हम बुक से ही उठा लिए हैं डायरेक्ट। इसमें ज्यादा सोचने समझने की बात नहीं है, हम बता रहे हैं, एक बार उसको एक बार पढ़िएगा, आपको समझ में आए। फिर आपके पास जो बुक होगा उसमें से भी एक बार आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या बोल रहा है? ये होता है वो एबिलिटी। अब कैसे बताएं आपको, कैसे बताएं? जैसे कि मान के चलिए ये एक मेटल है, इसको, मेटल का टुकड़ा है, इसको इधर से इधर ऐसे ऐसे खींचे, कोई फोर्स लगा करके खींचे, तो ये हो सकता है कि इस डायरेक्शन में इतना एक्सटेंड कर गया हो या इस डायरेक्शन में इतना एक्सटेंड कर गया हो। ठीक है, फिर इसको ऐसे ऐसे खींचे इस डायरेक्शन में बाद में, तो फिर उसको इस डायरेक्शन से ये इतना इतना निकल गया हो या नहीं निकला हो। ठीक है, निकला हो या नहीं निकला हो। तो ये जो स्ट्रेंथ होता है ना, ये उसका एबिलिटी है, जो भी मेटल है, जो भी मटेरियल है, उसका वो एबिलिटी है कि वो लोड जो है ना, जो भी लोड हम दोनों साइड से खींच रहे हैं, वो लोड लगा, वो लोड या तो टेंसाइल लोड होगा या दोनों साइड से खींच रहा है, वो कंप्रेस हो रहा हो। मान के चलिए ये वाला जो है, ये वाला जो है ये ऐसे लग रहा है, ठीक है, ये कंप्रेशन हो गया, ये टेंसाइल हो गया टी, ये कंप्रेशन हो गया सी। तो अब कितना दूर तक ये दोनों फोर्स हम लगा रहे हैं और उसके बाद वो रप्चर नहीं कर रहा, मतलब अपना जो फॉर्मेशन है उसको चेंज नहीं कर रहा और विथस्टैंड कर रहा है। विथस्टैंड मतलब उसको झेल पा रहा है, उसी को स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है? The strength of a material is the measure of its ability to resist the application of the load without rupture. The application of load
टू अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर कॉजेस इंटरनल बैलेंसिंग, वो इंटरनली बैलेंस करता है फोर्स को, क्या करता है, इंटरनली फोर्स को बैलेंस करता है ना, वो इंटरनली फोर्स को बैलेंस करता है। हाँ पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इंटरनली फोर्स को बैलेंस करेगा। जब फोर्स लगेगा तो अंदर कोई फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ से काम करेगा, अपने फोर्स को इंटरनली बैलेंस करेगा और उस पार्ट पे जो लगा है फोर्स उसको बैलेंस करेगा। द इंटेंसिटी ऑफ सच इंटरनल फोर्सेज, और जो इंटरनल फोर्स लग रहा है, जो आंतरिक फोर्सेज लग रही है उसको बैलेंस करने के लिए बाहर को, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज मे बी डिवाइडेड इनटू थ्री। क्या वो तीन टाइप का होता है, एक कंप्रेशन होगा, एक टेंशन होगा, एक शियर होगा। कंप्रेशन मतलब कंप्रेस किए, टेंशन मतलब खींचे, और शियर मतलब उसको घुमा घुमा दिए। जैसे ये चीज है, इसको ऐसे खींचेंगे तो टेंशन आ जाएगा, दबाएंगे तो कंप्रेशन आ जाएगा, और उसके एक्सिस के अराउंड हम लोग फोर्स लगाएंगे। ये सीधा एक्सिस है, इसमें हम लोग इधर इधर लगा रहे हैं, लेकिन इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर लगा रहे हैं तो शियर आ जाएगा, उसके एरिया में, उसके फेस में चेंज आएगा, जैसे कि आपको बताएं। ठीक है, चल अगर ये मेटल, ये ब्लॉक है, इसको ऐसे ऐसे खींचे तो ये टेंसाइल हो गया। ठीक है, अगर ये इसको ऐसे ऐसे कंप्रेस किए तो कंप्रेशन हो गया, और अगर ये ऐसे है, एक फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, एक फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो ये शियर हो जाएगा। समझ गए? इसमें क्या है कि इसका जो मान लीजिए ये वाला क्रॉस सेक्शन है ना, ये वाला क्रॉस सेक्शन है, तो ये क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या है, ये क्रॉस सेक्शन है, मान लीजिए फेस पे ही लग रहा है फोर्स, इसी फेस पे फोर्स लग रहा है, तो ये इसमें क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा, तो इसको शियर बोलते हैं, शियर स्ट्रेस। और ये जो स्ट्रेस है, इसको दिखाने के लिए जो डैमेज, जब ऐसे फोर्स लगा तो थोड़ा बहुत पार्ट इधर खींचेगा, थोड़ा बहुत पार्ट इधर खींचेगा, जब ये कंप्रेस होगा थोड़ा बहुत पार्ट अंदर घुसेगा, तो इसको दिखाने के लिए दूसरा एक टर्म आया है, उसको बोलते हैं स्ट्रेन। अपॉन अंडर लोड, जब लोड लगा हुआ हो तो द लेंथ ऑफ मटेरियल आल्सो इंक्रीजेस, मटेरियल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, देयरफॉर द इंक्रीज इन मेजर ऑफ लेंथ पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। मान लीजिए यहाँ पे ये L है और ये डेल्टा L इंक्रीज किया, ओ सॉरी यहाँ पे तो डिक्रीज करेगा, यहाँ पे इंक्रीज किया, ठीक है, इतना इंक्रीज किया ये वाला, ठीक है, ये L था, ये डेल्टा L हो गया, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा L अपॉन L, ये स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और शियर स्ट्रेस के लिए वो होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये 3D में काम करेगा, ये 2D में काम करेगा। और ई और एन नेचुरली, ये देखिए इस चीज को ना बहुत अच्छे से आगे आप लोग को पढ़ना है, तो इसके लिए इतना टेंशन नहीं लेना, बस आपको पता होना चाहिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, जो लोड लग रहा है पर यूनिट एरिया वो हो जाएगा स्ट्रेस, और स्ट्रेन क्या होता है, तो चेंज इन डायमेंशन, या तो लेंथ में चेंज हुआ तो जितना चेंज हुआ अपॉन जो पूरा लेंथ था वो स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, और शियर हो जाएगा, शियर में वही हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो जाएगा, ऐसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। फिर आते हैं हार्डनेस पे। हार्डनेस मतलब क्या होगा, हार्डनेस मतलब वो आप बोलते हैं ना कि अरे पत्थर कितना हार्ड है, कितना मार रहा है टूट नहीं रहा, मतलब कि वो थोड़ा बहुत भी आप कितना भी लोड लगा रहे हैं वो डिफॉर्म नहीं हो रहा है। कोई भी चीज है उस पर आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा लेकिन वो अपना शेप को, साइज को चेंज नहीं कर रहा, तो वो हार्ड है, वो बहुत हार्डनेस है। ठीक है, क्या इट इज अ प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ व्हिच अ मटेरियल रेजिस्ट पेनिट्रेशन, या तो पेनिट्रेशन रेजिस्ट कर रहा है या तो पेनिट्रेशन को रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, या तो पेनिट्रेशन को रेजिस्ट कर रहा है कि या उसमें आप रॉड डालने की कोशिश कर रहे हैं, हथौड़ा मारने की कोशिश कर रहे हैं तो गड्ढा नहीं बन रहा है या तो स्क्रैच नहीं बन रहा है, तो वो उसका हार्डनेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ग्लास इज वेरी हार्ड, ग्लास बहुत हार्ड मटेरियल है, बट डायमंड इज द हार्डेस्ट। डायमंड आपको पता होगा दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, इसीलिए जब कभी भी कोई हार्ड चीज तोड़ने का या काटने का समय आता है ना, तो जो भी कटिंग वाला जो मशीन होता है उसके एज पे, जो पंखी जो चलता है पूरा तेजी में काटने के लिए, उसके एज पे डायमंड लगा होता है ताकि इससे हार्ड कोई चीज
बना ही नहीं है दुनिया में, तो जो भी चीज है उसको अपना काट दे। हार्डनेबिलिटी मतलब अगर कोई मेटल केपेबल है कि उसको गर्म करके, जैसे कि आयरन से आयरन को गर्म किए कार्बन लगाया तो स्टील बन गया, स्टील ज्यादा हार्ड होता है, आयरन से ज्यादा हार्ड है, तो वो हार्डनेबिलिटी हो गया कि वो हार्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखिएगा, स्टील कैन बी हार्डन बाय हीटिंग एंड क्वेंचिंग इन अ कूल मीडियम लाइक वाटर, ड्राई ऑयल और मोल्टेन लेड। मतलब पहले तो आयरन को हार्ड करने के लिए स्टील बनाए, स्टील में क्या किया, आयरन को गर्म किए, कार्बन डाले तो स्टील बन गया। स्टील को और गर्म करना है, उससे क्या होगा, स्टील कैन बी हार्डन बाय हीटिंग, स्टील को हार्ड किए हीट से, हीट किए तो ये हार्ड हो गया, और क्वेंचिंग इन कूल मीडियम, जब गर्म हो गया उसके बाद ठंडा उसको मीडियम में डाले लाइक वाटर और ड्राई एयर, ऑयल और बोल्टेन लेड, ठीक है, या पानी में या हवा में उसको ठंडा कर दिए, गर्म करके पहले ठंडा, तो और ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो अगर वो मेटल और भी हार्ड हो सकता है तो वो हार्डनेबिलिटी हो जाएगा। फिर टफनेस, टफ मतलब क्या होता है, टफ मतलब आप जैसे जनरल भाषा में बोलते हैं ना, टफनेस मतलब होता है कि कोई भी चीज टफ तब होता है ना जब आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, वो मुड़ रहा है बट टूट नहीं रहा है। समझ रहे हैं, कोई आदमी बोलता है बहुत टफ आदमी है यार, 24-24 घंटा पढ़ रहा है, 24-24 घंटा सो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी तबीयत नहीं खराब हो रहा। हम लोग जो है 2 दिन नहीं सोते हैं, मतलब 2 घंटा 3 घंटा सोए तो अगला दिन लगता है तबीयत खराब हो गई। तो क्या वो आदमी टफ है? टफ मतलब क्या कि उसमें बहुत प्रेशर, बहुत फोर्स लग रहा है, लेकिन वो टूट नहीं रहा है, वो डिफॉर्म कर रहा है, वो थोड़ा झुक रहा है, थोड़ा पानी ज्यादा पी रहा है, थोड़ा खाना ज्यादा खा रहा है, लेकिन वो टूट नहीं रहा है, तो वो टफनेस होगा। क्या लिखा हुआ, सम मटेरियल विथस्टैंड ग्रेट डिफॉर्मेशन टुगेदर विथ हाई स्ट्रेस विदाउट फ्रैक्चर, जिसमें फ्रैक्चर नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, डिफॉर्म कर रहा है, लेकिन फ्रैक्चर नहीं हो रहा है, तो वो हो गया टफ। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अ मटेरियल कैन एब्जॉर्ब बिफोर एक्चुअल फ्रैक्शन टेक्स प्लेस। मतलब इसको दूसरे भाषा में ये बोल सकते हैं कि कोई भी मटेरियल कितना फोर्स एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है टूटने के जस्ट पहले पहले तक। फिर ब्रिटलनेस हो गया कि कोई भी चीज, ब्रिटल क्या होता है, ब्रिटल मतलब एक हथौड़ी मारे चनक के चूर हो गया तो ब्रिटल हो गया, वो ब्रिटल चीज है। ब्रिटलनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू फ्रैक्चर ऑन रिसीविंग अ ब्लो और अ शॉक। मतलब आप ब्लो या शॉक मारे हथौड़ी एक बार या हाथ मारे तो चनक गया, शीशा ब्रिटल होता है। फिर आपको ग्लास एंड कास्ट आयरन गुड एग्जांपल, देखिए शीशा बोलेगा, ग्लास एंड कास्ट आयरन गुड एग्जांपल ऑफ ब्रिटल मटेरियल। फिर मैलिबिलिटी, मैलिबिलिटी क्या होता है, जब, अब आपको एक बात बताइए, मान के चलिए कोई भी मेटल बहुत महंगा है, ठीक है, तो महंगा मेटल है, उसका थोड़ा थोड़ा चीज, थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत पतला पतला प्लेट का भी बहुत ज्यादा दाम है। तो अब कहीं भी मान के चलिए कोई उसका जरूरत है, तो जरूरी नहीं है कि मोटा ही उसका चदरा, मोटा चदरा यूज कर ले, उसका पतला चादर से काम चल जाएगा। तो कोई भी मेटल का वो प्रॉपर्टी जिससे वो पतले पतले चादरों में निकल सकता हो, पतले पतले शीट्स में निकल सकता हो, उसको मैलिबिलिटी बोलते हैं। क्या लिखा हुआ, a material which can be hammered out into thin sheets, बहुत पतले पतले चादरों में उसको निकाला जा सकता है, वो रहते हैं मैलिएबल। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और गुड एग्जांपल्स ऑफ मैलिएबल मटेरियल, ये अच्छे एग्जांपल है मैलिएबल मटेरियल के। फिर डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या है, ये प्रॉपर्टी वो है मटेरियल की जिससे कि पतले पतले वायर्स में निकाला जा सके। जैसे कि आपको एग्जांपल बताते हैं गोल्ड का, गोल्ड का, सिल्वर का। सिल्वर क्या है, सिल्वर महंगा मेटल है, लेकिन सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा अगर कंडक्टर है तो सिल्वर है मार्केट में। तो अब इतना महंगा मेटल को आप यूज करना चाहिए, तो अब क्या चाहिए, कम से कम मेटल यूज करें, उसका जो प्रॉपर्टी है वो भी आ जाए और वो ज्यादा महंगा भी नहीं पड़े। तो आप क्या करिएगा, पतले पतले उसको वायर्स में निकालिएगा। अब पतले पतले वायर्स में निकालिएगा तो वो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, डक्टाइल मेटल बन जाएंगे। जो जो मेटल पतले पतले वायर्स में निकल सकते हैं उसको बोलते हैं डक्टाइल मेटल। और क्रीप और स्लिप है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए अब आ जाता है ये दो और बचा हुआ है मैकेनिकल में, फटीग। When something to when subjected to fluctuating or repeated loads, material tend to develop a characteristic behavior which is different from that under steady loads. Fatigue is the phenomena that leads to fracture the material under such conditions. Fracture takes place under repeated or fluctuating stress whose maximum value is less than the tensile strength of the material under steady load. ये क्या बोल रहा है कि जब, अब यहाँ पे हम लोग जितना भी फोर्सेस देख रहे थे वो फोर्सेस स्टेबल थे, एक बार लग रहे हैं और बस एक ही बार लग रहे हैं या 2 बार लग रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि जब एक मटेरियल पे बार बार लगातार रिपीटेड इस पे फोर्स लग रहा है, जब रिपीटेड फोर्स लग रहा है तब उसका बिहेवियर क्या है,
और नॉर्मली जब लोड लग रहा है, एक बार लोड लग रहा है, तब उसका बिहेवियर क्या है, वो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। तो जब बार बार लोड लगने पे वो कोई डिफरेंट अपना कैरेक्टरिस्टिक दिखाने लगे, जो अंडर स्टेडी कंडीशन में लग रहा हो तब उसके मुकाबले, तब उसको बोलते हैं कि वो फटीग हो चुका है। फटीग मतलब थकान होना। अब बार बार कोई काम कर रहे हैं और एक बार उसको किए, तो एक बार किए तब ज्यादा थकान नहीं होगी, लेकिन बार बार कर रहे हैं तो थकान होकर के आपका तबीयत खराब हो सकता है, आपके मतलब आप रेस्ट पे जा सकते हैं। तो वही चीज है, fatigue is the phenomena that leads to fracture of the material under such condition। fatigue वो phenomena है जब वो मटेरियल है ना वो फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए, उस फेनोमेना में जब उसमें लगातार रिपीटेड उस पे लोड्स लग रहे हों, ठीक है। फ्रैक्चर टेक्स प्लेस अंडर रिपीटेड एंड फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस हुज मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रैक्चर क्या होता है, फटीग क्या होता है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या है? The property of a material to absorb energy with the elastic range is known as resilience, which is the desirable range of material for springing action। मतलब अब कोई भी मेटल स्प्रिंग बनेगा, जब स्प्रिंग बनाएंगे तब उसमें भी तो एक ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए ना कि वो एक लिमिट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करे और अपना इलास्टिसिटी खोए नहीं, ठीक है। वो एक लिमिट तक एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको खींचे 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 तो एक दिन जैसे स्प्रिंग है, मान के चलिए स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है, इसको यहां से खींचे। अब मान के चलिए यहां से हम खींचना शुरू किए, उस स्प्रिंग को खींच करके हम यहां ले आए, ठीक है। अब यहां ले आए, ठीक है ना, यहां से यहां ले आए, तो यहां तक वो कैपेसिटी है उसका कि उसको छोड़िएगा ना तो फिर बैक टू फॉर्म वो यहीं पे आ जाएगा, वापस यहीं पे आ जाएगा। लेकिन अगर इसी चीज को हम यहां से यहां खींच दें, ठीक है, मतलब ये यहां है, यहां तक आ गया। अभी क्या हुआ कि अब वो परमानेंट उसमें डिफॉर्मेशन आ गया, मतलब चेंज आ गया। अब उसको छोड़िएगा तो वापस यहाँ पे नहीं आएगा, तो उसको रेजिलियंस बोलते हैं। रेजिलियंस मतलब किस हद तक उसको खींच करके उसका इलास्टिसिटी बरकरार रख के उसको यूज में लाया जा सकता है, उसको बोला जाता है रेजिलियंस, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज पे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे। थर्मल प्रॉपर्टीज क्या है? Thermal property, conductivity, it is the capacity of a metal to conduct heat from hot end to cold end। Silver and copper are the good example of heat conductor। Material that conducts very badly is called insulator। थर्मल प्रॉपर्टीज में वो कंडक्टर पर है। कंडक्टर क्या होता है कि एक रॉड है, उसके एक कोने पे गरम आग जलाएं, दूसरे कोने पे वो गर्मी पहुंचा दे, तो वो कंडक्टिविटी हो जाएगा, उसका प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी हो जाएगा। और जितना ज्यादा जल्दी वो इस जगह से उस जगह पे हीट को ट्रांसफर कर रहा है, उसको उतना अच्छा कंडक्टर बोलेंगे। अगर वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहा अच्छे से तो उसको इंसुलेटर बोलेंगे। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है कि सिल्वर और कॉपर जो है वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल है हीट कंडक्टर के। फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मतलब कौन मेटल अच्छे से करंट को पास करा दे रहा है, कौन सा मटेरियल अच्छे से करंट को पास करा दे रहा है बिना रेजिस्टेंस के, रुकाव नहीं हो रहा है, अब उसका विरोध नहीं हो रहा और अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह करंट पास कर जा रहा है। तो क्या है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ मेटल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एंड टू द अदर। अ मेटल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट with minimum loss is called a good conductor of electricity। जब रेजिस्टेंस कम से कम लगेगा, रेजिस्टेंस लग गया, देखिए जितना भी ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ना, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा, अगर रेजिस्टेंस हाई है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एनर्जी। और वो जो एनर्जी है ना ये आ जाएगा लॉस में। जो एनर्जी निकल रहा है वो तो लॉस है ना भाई, कि हम एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो जो इलेक्ट्रिसिटी भेजना है उसी से एनर्जी निकल रहा है, तो एनर्जी लॉस है। तो जितना ज्यादा अच्छे से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहे हैं बिना लॉस के, वो उतना अच्छा कंडक्टर होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का। तो क्या लिखा हुआ है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए मेटल, उसकी वो कैपेसिटी मेटल की, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एंड टू अदर, एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करना, यहाँ पे गर्मी को, यहाँ पे इलेक्ट्रिक को। अब मेटल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट आर कॉल्ड विद मिनिमम लॉस इज कॉल्ड गुड कंडक्टर, उसको गुड कंडक्टर बोला जाएगा। सिल्वर एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर और इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। और जो रेजिस्ट करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देगा अच्छे से, उसके वजह से जो गर्मी प्रोड्यूस होगी, जो भी प्रोड्यूस होगा, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, ठीक है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अब मैग्नेट अट्रैक्ट्स मटेरियल लाइक आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैंगनीज विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। कोई मटेरियल होता है ना जो आप चुंबक देखे होंगे, चुंबक में क्या है, सिर्फ लोहा को नहीं अट्रैक्ट करता है,
और भी बहुत सारी चीजों को करता है, जिसमें कि लोहा जैसा प्रॉपर्टी पाया जाता है। आयरन हो गया, स्टील हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, मैंगनीज हो गया, जो कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सम मटेरियल लाइक कॉपर, जिंक, लीड, एंटीमनी एंड बिस्मथ आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट और कॉल्ड डायमैग्नेटिक। जो मैग्नेट से रिपेल होते हैं, जो मैग्नेट से दूर जाते हैं, उनमें है कुछ कुछ मटेरियल, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लीड हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया। तो ये है, ये मैग्नेट से दूर जाने लगते हैं, इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। रिमेनिंग अदर मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक। जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं वो मैग्नेटिक, जो मैग्नेट से दूर जा रहे हैं वो डायमैग्नेटिक। और जो मैग्नेट के पास ला करके उस मेटल का कोई फायदा नहीं हो रहा, कुछ चेंज नहीं दिखा रहा उसके मतलब खींच, या तो खींच नहीं रहा या तो रिपेल नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक। मतलब मैग्नेट के आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आई होप यहां तक आप लोग को सब समझ में आया होगा। चलिए एक सेकंड रुकिए, मैं मेटल कास्टिंग करता हूँ।